का इतिहास हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे कहानी के रूप में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस जन्म में आप कभी भी इतिहास को नहीं भूलोगे। जिस प्रकार से प्रश्न आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बना रहे हैं, कथन कारण के क्वेश्चन आ रहे हैं, अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार से पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार से पढ़ोगे फिर आप चैलेंज के साथ में कह सकते हो कि भैया जहां से पूछना है पूछ लो। तो बहुत अच्छे कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। 2 छोटे छोटे से वीडियो हमारे हो चुके हैं। बप्पा रावल जैसा महान शासक हमने पढ़ा था कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से किस प्रकार से वो चित्तौड़ के शासक बनते हैं, उसके बाद में संन्यास के लिए चले जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। बप्पा रावल के बाद में उनका पुत्र खुमान शासक बना, और खुमान के पश्चात अगला जो शासक आता है उसका नाम है अल्लट। खुमान तक हमने पढ़ लिया था, आज हम अल्लट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ नाम से हमें पता चल रहा है, नाम अल्लट है और इसे आलू रावल की उपाधि दी गई थी। अल्लट किसका पुत्र है? खुमान का नहीं है। देखिए यहाँ से अपन ने जो थोड़े थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्लट, इसके पिता का नाम भर्तृहरि द्वितीय और माता जो थी वो महालक्ष्मी थी। राठौड़ राजकुमारी महालक्ष्मी और भर्तृहरि द्वितीय से उत्पन्न पुत्र जिसका नाम है अल्लट। और जो अच्छा है, कुछ अच्छा किया है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 951 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना कौन? अल्लट। ख्यातों में इसे आलू रावल की उपाधि दी गई। देखिए आलू का मतलब वो आलू नहीं है, आलू से चालू बेटे नहीं। आलू का मतलब है दयालु। यहाँ आलू का मतलब दयालु, क्योंकि ये बहुत दयालु शासक माने जाते हैं। कौन? अल्लट। जैसा नाम है अल्लट, तो काम भी इनका बहुत प्यारा है, हमेशा अलर्ट रहने वाले। तो क्या क्या इन्होंने किया, अल्लट की प्रमुख उपलब्धियां हम लोग देख लेते हैं। तो उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अल्लट ने नागदा से बदलकर आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पहली राजधानी कौन सी थी मेवाड़ की? पहली राजधानी मैंने आपको बताया था बप्पा रावल या काल भोज है। उन्होंने भले ही चित्तौड़ को जीता, 734 ईस्वी में चित्तौड़ जीता, लेकिन राजधानी चित्तौड़ को नहीं बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। चित्तौड़ जो है वो गुहिल वंश की तीसरी राजधानी बनेगी। कौन सी राजधानी? तीसरी। पहली राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी आहड़ किसने बनाई? अल्लट ने। ऐसे अल्लट ऐसे आहड़ आपको याद रखना है। ये आहड़ कहां पर है? आहड़ तो वर्तमान में उदयपुर में ही है। इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही सामंती व्यवस्था का गठन किया। ये दूसरी लाइन, ये भी कई बार पूछा है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुरुजी क्या होता है नौकरशाही और सामंती व्यवस्था। पढ़ तो हम रहे हैं काफी दिनों से। देखिए इन्होंने जो राज्य का प्रशासन था उसको सुव्यवस्थित कर दिया था, अलग अलग प्रकार से विभागों का वर्गीकरण कर दिया था, नौकरशाही व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। तो अल्लट का पहला काम, राजधानी क्या बनाई? आहड़। नागदा से आहड़ राजधानी अल्लट ने बनाई। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। तीसरा और इम्पोर्टेंट काम, ये भी क्या इम्पोर्टेंट काम है गुरुजी? क्या मजाक कर रहे हो? इम्पोर्टेंट ही है भैया शादी करना। बहुत सारे साथी बेचारे तैयारी कर रहे हैं और उनको ये भी पता है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। चलो कोई बात नहीं। तीसरा इनका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय शादी की थी? भाई इंटरनेशनल शादी, तो इंटरनेशनल शादी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हूण थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। हालांकि उत्तर भारत पर इनका शासन था और राजनीतिक या कूटनीतिक दृष्टि से इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था। किसने? अल्लट ने। कि गाड़ी लेवन जाओ बीरो, लाडी लेवन चालो रे। तो गाड़ी उस समय नहीं थी पर लाडी लेने गया था। कौन? अल्लट। तो लाडी का नाम क्या था? हरिया कुमारी। तो सॉरी हरिया देवी या हरिया कुमारी से इन्होंने विवाह किया था जो हूण राजकुमारी थी राजनीतिक दृष्टि से। अल्लट ने मेवाड़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश में, अच्छे से सुन लो आप।
एमपी में है। और कभी आप जाओ तो बागेश्वर धाम के पास में ही, आप खजुराहो जा रहे हो तो खजुराहो जाओ और वहीं पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का, तो दोनों के बीच में 15 से 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो खजुराहो तो प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां पर है, क्योंकि इस प्रकार की वहां पे चित्रकला है, ऐसी मूर्तियां वहां पर बनाई गई है। वहां पर लक्ष्मण मंदिर है, शिव मंदिर है। तो मेवाड़ में जगत में अंबिका माता का मंदिर है और उसी प्रकार से मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई है मंदिर में। इसलिए इसको किसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, जगत को। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, भंड देवरा जो बारां में स्थित है, वो सॉरी हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारां को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो के बारे में बात करें तो नाकोड़ा, बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। अगला जो शासक हमारा आया उसका नाम है शक्ति कुमार। देखिए नाम में कुछ नहीं रखा भाई साहब। अब भले इसका नाम शक्ति कुमार था, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया जो इन्होंने शक्ति बताई हो। क्यों? क्योंकि इन्हें पराजित किया था किसने? मुंज परमार ने। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और शक्ति सिंह को पराजित कर दिया, इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको सही बताता हूं, अमीर चंद नामक व्यक्ति टोकरे में बैंगन बेचने आता है। अब ऐसा तो नहीं है नाम अमीर चंद रख दिया तो वो तो अमीर होगा, नहीं है ना। तो भले ही इनका नाम शक्ति कुमार था, प्रश्न यहाँ से बनेगा। क्या प्रश्न बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शक्ति कुमार था, इसके समय में मुंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को जीत लिया था। फिर क्या हुआ? मुंज परमार के भतीजे जिसका नाम है भोज परमार, इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण आप सबने पढ़ा है। भोज परमार, भोज परमार, क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो भोज परमार, भोज परमार इनका भतीजा था, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है गुरुजी? मोकल मंदिर, मोकल मंदिर, मोकल मंदिर के नाम से। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का तो मोकल मंदिर नाम क्यों दिया? क्योंकि लाखा का जो पुत्र था मोकल, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, शक्ति सिंह के समय मुंज परमार ने आक्रमण किया और इसी के भतीजे भोज परमार ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। अगला जो शासक हम देखने जा रहे हैं, एक लाइन इसके लिए याद रखनी है, वैरी सिंह। क्या नाम है? वैरी सिंह। देखिए वैरी का मतलब दुश्मन होता है ना, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने दुश्मनों से आहड़ को बचाने के हेतु, क्योंकि यहाँ तक अभी तक राजधानी क्या है इनकी? आहड़ ही है। पहली राजधानी मेवाड़ की नागदा, दूसरी राजधानी आहड़। नागदा बप्पा रावल ने, आहड़ राजधानी किसने बनाई? अल्लट ने। तो याद रखना है कि वैरी सिंह ने क्या किया था? वैरी सिंह ने बैरियों से अर्थात दुश्मनों से बचाने हेतु आहड़ नगर के परकोटे का निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम कहते हैं गुरुजी क्वेश्चन बहुत डीपली आ रहे हैं, आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ रही है। ऐसे प्रश्न पूछेगी कहां से? अगर आप केवल 4 शासक पढ़ करके डिटेल से पढ़ करके जा रहे हो, उसके बाद में आप सोच लो कि यही से प्रश्न आए, वो सरल है। आप भले उनको डिटेल से पढ़ लो, लेकिन उनको पता है ना आप क्या चीज छोड़ रहे हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं आप और हमसे इंटेलिजेंट है। जो पेपर सेटर है वो आप और हमसे इंटेलिजेंट है, और इसीलिए उनको पता है कि आप क्या छोड़ रहे हो, तो वो वहीं से प्रश्न पूछते हैं। तो याद रखना, आहड़ जो नगर का परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? बैरी सिंह ने करवाया था। आगे शासक अपन देखते हैं रण सिंह या करण सिंह। गुरुजी एक ही व्यक्ति का नाम है क्या? रण सिंह या करण सिंह? बिल्कुल, व्यक्ति एक ही है और नाम दो दो। इसी को रण सिंह कहते हैं, इसी को करण सिंह भी कहा जाता है। क्या हुआ इनके शासन काल में? इनके शासन काल में जैसे ही आपने गुरुजी बोला 2 नाम, तो काम भी डबल हो गया। क्या डबल हो गया काम? इनके समय में पहली बार, लाइन याद रख लेना, हमारा जो गुहिल वंश है, मैंने कहानी आपको बताई थी गुहिलादित्य से, गुहिलादित्य के नाम से इनका नाम गुहिल वंश पड़ा सबसे पहले। तो गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा जिसका नाम है रावल शाखा, उसको राघव शाखा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य शाखा यही है गुहिल वंश की।
एक और शाखा में विभाजित हो जाता है जिसका नाम है सिसोदिया शाखा। इसी को राणा शाखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सुन लो, छेम सिंह नाम क्या है, करण सिंह या रण सिंह का एक बेटा जिसका नाम है छेम सिंह, ये बड़ा बेटा था। दूसरा बेटा राहाप, इसने कहा मैं इसके अंडर में नहीं रहूंगा। इसने अपनी अलग शाखा स्थापित कर ली सिसोदा गांव उदयपुर में, और इस शाखा का नाम इन्होंने रख दिया सिसोदिया शाखा। वापस देखिए, इसके शासनकाल में गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया, क्योंकि रण सिंह के दो पुत्र थे, और जब दो होते हैं तो झगड़ा ज्यादा ही होता है। छेम सिंह इसमें मेवाड़ की रावल शाखा प्रारंभ की, जो पहले से चल रही थी। इस रावल शाखा को ही राघव या गुहिल शाखा कहा जाता है। दूसरा जो था राहप, ध्यान से सुनो, और राहप ने बहुत बड़ी राहत दी, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो था वो राहप, इसने सिसोदा गांव उदयपुर में रावल शाखा से अलग होकर एक नवीन शाखा स्थापित की, जो कालांतर में सिसोदिया शाखा के नाम से जानी गई। इसे राणा शाखा के नाम से भी जाना जाता है। अब कल्पना करो, अगर ऐसा, इसलिए कहते हैं ना भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर उस समय ये वंश जो है रावल, जो गुहिल वंश है, अगर दो शाखाओं में नहीं बढ़ता तो रतन सिंह के बाद में मेवाड़ का इतिहास समाप्त हो जाता, फिर कोई दूसरा ही राजवंश यहाँ पर शासन करता। इसलिए सबसे प्राचीन, सबसे लंबा राजवंश अगर कोई है तो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बचाया था। रतन सिंह, रानी पद्मनी, कहानी आपने सुनी है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ चित्तौड़ का प्रशासक बना देता है। नाम भी चेंज कर गया, वो खिजराबाद नाम रख करके चला गया, उसने कल्पना भी नहीं की। तो ऐसी कंडीशन में इसी राहप शाखा जो सिसोदा गांव में थी, यहाँ का अरी सिंह जो शासक था, उसने गुरिल्ला प्रणाली के माध्यम से, धनुष, तीर और बाणों के माध्यम से, गोपन के माध्यम से जो था खिजर खां का प्रतिरोध जारी करा किया, और अंततः फिर पुनः इनको मिल जाती है हम्मीर के समय में। कहानी के रूप में आगे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि नाम है करण सिंह या रण सिंह, और इसी करण सिंह या रण सिंह के समय में गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया। एक का नाम, बड़े बेटे का नाम छेम सिंह, जो गुहिल शाखा मुख्य रही, उसको रावल शाखा के नाम से जाना गया। दूसरा बेटा जिसका नाम था राहप, और इसने सिसोदा गांव के अंदर एक नई शाखा स्थापित कर दी। अब अगला जो शासक आएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक है रावल सामंत सिंह। देखिए, सामंत सिंह जो है वो छेम सिंह का पुत्र है। किसका पुत्र है? छेम सिंह का पुत्र है। अब अपन को रावल शाखा जो है या राघव शाखा है, उसी को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। सिसोदा शाखा के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ना है। तो छेम सिंह, और छेम सिंह का जो बेटा है उसका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है? सामंत सिंह। एक लाइन बता दूं क्या? बता दो ना गुरुजी, एक लाइन, सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरे हिसाब से बेचारा सामंत सिंह लकी नहीं था, भाग्यशाली नहीं था, दुर्भाग्यशाली मैं कह सकता हूँ। मेवाड़ का दुर्भाग्यशाली शासक इसे मान सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ ना, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके समय में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सामंत सिंह जो था, सामंत सिंह छेम सिंह का बेटा था। सामंत सिंह के समय में नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, सामंत सिंह को पराजित किया। बेचारे सामंत सिंह जो है वो यहाँ से सलूम्बर की तरफ चले जाते हैं, और वहां इन्होंने आश्रय लिया था, यानी उदयपुर मेवाड़ इन्होंने छोड़ दिया था। किसने? सामंत सिंह ने। और अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि इसी के समय में पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर के चौहान शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय, इसके ऊपर जो है तराइन का पहला युद्ध होता है, गोरी आक्रमण करता है। हालांकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से हराया था, लेकिन सामंत सिंह उस तराइन के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गुरुजी ये क्यों गए वहां पर लाडा की बुआ बनने? अरे भाई, लाडा की बुआ बनने नहीं गए थे, क्योंकि ये जो सामंत सिंह थे ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के जीजा जी थे। अब जब साले जी पे संकट आएगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान की बहन से इनकी शादी हुई थी, किसकी? सामंत सिंह की। तो बहन ने भेज दिया, भाई मेरे भाई पे संकट है, जाओ।
तो सामंत सिंह वहां पर जाते हैं और वहां तराइन के प्रथम युद्ध में हालांकि पृथ्वीराज चौहान जीतता है, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध करते करते। इसलिए मैंने कहा ना, थोड़ा सा बेचारा दुर्भाग्यशाली शासक रहा है। और बताया था मैंने आपको, कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया और आहड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात कहते हैं ना, भगवान जब दुख बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो सुख भी देना भगवान की जिम्मेदारी है। एक दरवाजा बंद करता है भगवान तो दूसरा निश्चित रूप से खोल देता है। एक वीर पुत्र जरूर भगवान ने इनको दिया था। किसको? सामंत सिंह को। तो सामंत सिंह का पुत्र था जिसका नाम था कुमार सिंह। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित किया, युद्ध लड़ा और कहा भाई आप जाइए ना उधर, हमारे मेवाड़ पे क्यों कब्जा कर रहे हो। तो इन्होंने आहड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। किसने? कुमार सिंह ने। किसका पुत्र था? सामंत सिंह का। अब अगला जो शासक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक माना जाता है। देखिए लाइन आप सुनिए, मतलब इससे पहले मेवाड़ की शक्ति शायद क्षीण हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए तो आया ना ये शब्द। तो जैत्र सिंह से पहले मेवाड़ की शक्ति निश्चित रूप से कमजोर हो गई थी, क्योंकि नाडोल के चौहान शासक यहाँ पर हरा के जा रहे हैं, है ना, तो शक्ति तो कमजोर हुई है। ऐसी कंडीशन में जैत्र सिंह एक वीर शासक होता है और चारों तरफ धमाका मचा देता है। इसलिए देखो, जैत्र सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल का मतलब गुरुजी आनंद आने वाला है, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, यानी निश्चित रूप से कुछ अच्छा होएगा, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। 1213 से 1253 जैत्र सिंह का शासन काल, लगभग 40 साल। इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पहली लाइन ही हमें ऐसी मिली ना कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। आप भी चित्तौड़ किले में जाओ तो जरूर दर्शन करना, बहुत चमत्कारिक और प्यारा मंदिर है, आशीर्वाद मिल जाता है। जैत्र सिंह, पत्नी का नाम क्या है? जैतल देवी। तो गुरुजी ये बना के लिखा है क्या वास्तव में? देखिए कभी कभी वास्तव में ऐसा नाम हो भी जाता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है काड़ा और उसकी लाडी का नाम है काड़ी, हो जाता है ना। लाला, लाडी का नाम लाली। तो यहाँ पर जैत्र सिंह और इसकी पत्नी का नाम क्या है? जैतल देवी। जैसे महाराणा कुंभा था, इनकी पत्नी का नाम कुंभल देवी भी था। तो मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल याद रखना। मेवाड़ में नव शक्ति का संचार। तो दो लाइनें हमें निश्चित रूप से प्रभावित कर रही है। तो चलो इन दो लाइनों के बारे में देखते हैं और बहुत आनंद आएगा। ये जैत्र सिंह की उपलब्धियां मैंने आपके सामने उपलब्ध करवा दी है। क्या क्या किया गुरुजी जैत्र सिंह ने, तो मैं आपको बता देता हूँ। शासक बनते ही जैत्र सिंह ने नाडोल पर आक्रमण कर वहां के शासक उदय सिंह को पराजित किया था। नाडोल पर, बिल्कुल। अरे भाई नाडोल वाले कह रहे थे मेवाड़ वालों, अरे ज्यादा बात मत करो, कहते ना गांव में कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, 6 महीने तक तुम्हारे वहां शासन किया हमने, तुम इधर उधर भटकते फिरे थे। तो जैत्र सिंह को क्या अच्छा नहीं लग रहा था। जैत्र सिंह ने कहा यार हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, चलो ठीक है चलते हैं नाडोल, बहुत ज्यादा बोलते हैं नाडोल के चौहान शासक। तो शासक बनते ही जैत्र सिंह ने नाडोल पर आक्रमण कर वहां के शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह को पराजित किया। अब उदय सिंह ने देख लिया भाई साहब ताकतवर शासक है, तो उदय सिंह ने क्या किया? अपने पुत्र की पुत्री, इसका पुत्र था उदय सिंह का चाचिंग देव, उसकी पुत्री थी रूपा देवी, अर्थात उदय सिंह की पोती रूपा देवी, क्योंकि बेटी तो थी नहीं। तो रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर मेवाड़ के साथ अपनी शत्रुता समाप्त कर ली। पहली उपलब्धि और जोरदार धमाका। मजा आया कि नहीं आया? कितनी जोरदार उपलब्धि थी ना। बदला लिया नाडोल के चौहान शासकों से, बोले आज के बाद में ज्यादा बोलना मत, तुम बहुत दादागिरी कर रहे थे कि हमने 6 महीने तक शासन किया। तो ऐसी कंडीशन में शासक बनते बोले भाई साहब जब आप हमें हरा सकते हैं तो हम भी वो औकात रखते हैं कि घर में आकर के तुम्हें भी हरा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? उदय सिंह समझ गया और उदय सिंह ने अपने पुत्र चाचिंग देव की पुत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर मेवाड़ के साथ अपनी प्राचीन शत्रुता को समाप्ति कर लिया। बोले भाई साहब अपन सब राजपूताने के शासक है, अपने कोई शत्रुता नहीं रखनी है। अब आगे क्या होता है? दूसरी बात, और भी दूसरा धमाका है और ताकतवर धमाका है। हाँ ये भी बता दो गुरुजी, जैत्र सिंह के शासन काल के दौरान गुलाम वंश के तत्कालीन दिल्ली शासक, उस समय
गुलाम वंश के तत्कालीन शासक कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। परिणाम पर वो गलत व्यक्ति के सामने किया ना, गलत समय पे इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ पर कौन था? जैत्र सिंह। परिणाम स्वरूप 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है। गुरुजी भूताला कहाँ पर है? याद रखने ना, भूताला राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। इसमें जैत्र सिंह विजयी हुआ, होगा ही भाई, मैंने कहा ना, स्वर्ण काल कहलाता है। नव शक्ति का संचारक हो गया था मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ का लोहा अब दिल्ली तक मांगने लगे थे। कैसा हुआ युद्ध की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, बहुत मजा आएगा। देखिए, जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, जगह का नाम है भूताला, और जैसे ही मेवाड़ की सेना उनके ऊपर आक्रमण करती है, तो मेवाड़ की सेना में एक और अन्य विशेषता ये थी कि यहाँ पर भील सेना इनके साथ थी, जिनके पास में गोपन था, जिनके पास में तीर और कमान था। मैं तो कहता हूँ राम जी ने रावण को बहुत बुरी तरह से हराया, लंका को जीता। क्या इसमें राम जी का ही हाथ था क्या? नहीं रे, इसमें हनुमान जी का भी बराबर हाथ था। मैं तो कहता हूँ अधिक हाथ था। इसी प्रकार से मेवाड़ के जो शासक थे, जिन्होंने लोहा पूरी दुनिया में मनवाया, आज मेवाड़ की धरा को हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक बड़ा कारण रहा है कि भील जो भाई बहन, भील भाई जो थे, वो निश्चित रूप से मेवाड़ के शासकों के साथ में थे। बराबर भाई का कर्तव्य इन्होंने निभाया, और मेवाड़ को एक वीर भूमि का दर्जा दिलवाने में इसका सहयोग रहा, भीलों का। चलो, कहानी हमारी चली रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैत्र सिंह के ऊपर इल्तुतमिश ने 1227 में आक्रमण किया, और इल्तुतमिश की सेना को ऐसा मारा कि इल्तुतमिश जीवन भर मिस करता रहा इस युद्ध को। और किसने ऐसा लगा ही नहीं उनको क्या हो रहा है, जैसे कोई भूत आ गया और भूत के डर से आदमी भगता है ना, ऐसे इल्तुतमिश की सेना भगी, और सेना ने पीछा किया, पकड़ पकड़ के मारा। किसको? इल्तुतमिश की सेना को। तो इन्होंने क्या किया? एक गेम किया। इल्तुतमिश की सेना पहले से समझदार थी, अगर पकड़ में आ जाएंगे तो कैसे बचेंगे रे? तो सॉरी, पानी पीने लग गया था। तो पकड़ में आ जाएंगे तो कैसे बचेंगे? तो इन्होंने क्या किया कि नागदा और आहड़ दोनों जगह पे आग लगा दी, ताकि सैनिक आग बुझाने में लग जाएंगे। पहले चोरों के पास भी ये स्कीम होती थी, मुझे पता है, बचपन में मैंने भी सुना है। चोर जो होते थे वो क्या करते थे, जैसे जिस गांव में वो चोरी करने गए, पहले अधिकतर छप्पर पोस के घर होते थे। अगर चोरों को लग गया कि गांव के लोग जग गए और अब उन्हें मारेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते थे कि उनके पास माचिस होती तो वो आग लगा देते थे घरों में, छप्परों में। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग थे वो चोरों को थोड़ी पकड़ेंगे, पहले अपने घर में आग लग गई तो उसको बचाएंगे, और वो चोर वहां से निकल के चले जाते थे। यही तरीका अपनाया किसने? इल्तुतमिश ने, और जीवन भर मिस किया किसको? जैत्र सिंह को। याद रखना, अब यहाँ से एक नई चीज हमारे सामने आती है कि भूताला युद्ध के पश्चात क्या हुआ था। भूताला युद्ध में बचने के लिए इल्तुतमिश की सेना ने नागदा और आहड़ में क्या कर दिया था? आग लगा दिया था। इससे नागदा और आहड़ जो राजधानियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। जैत्र सिंह ने कहा अब अशुभ हो गया है, अब राजधानी तीसरी ही बनेगी। और तीसरी राजधानी कौन सी बनती है रे? तीसरी राजधानी जैत्र सिंह ने किसे बनाया? चित्तौड़गढ़ को। तो मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़गढ़। दो कहानियां पढ़ ली अपन ने। पहला हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा कि नाडोल के चौहान शासकों से बदला लिया। दूसरा, दिल्ली के इल्तुतमिश ने जीवन भर मिस किया, वो युद्ध किया, भूताला का युद्ध। तीसरी बात कर लेते हैं अब। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला जैत्र सिंह पहला गुहिल शासक था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है, तथा जैत्र सिंह, ये लाइन याद रख लो, 5 आंख वाला शासक कहा जाता है। मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसे 5 आंख वाला शासक की संज्ञा दी गई है? अभी तक प्रश्न नहीं पूछा, जिस दिन आएगा उस दिन ये तहलका मचा देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ का प्रथम विजेता किसे कहा है? चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला जैत्र सिंह पहला गुहिल शासक था। इससे पहले किसी ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई नहीं थी। बप्पा रावल ने भले ही चित्तौड़ को जीता था 734 में, लेकिन राजधानी उन्होंने चित्तौड़ को नहीं बनाया। कथन कारण में क्वेश्चन पूछेगा, आपसे गलत करवाएगा, याद रखना है आपको। बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा। जैत्र सिंह ने मालवा के शासक, और चौथा बात मैं आपको बता देता हूं कि भूताला दिल्ली के शासक को हरा दिया, नाडोल के चौहानों को हरा दिया, मालवा और गुजरात को भी हराया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल हराया था। देखो, जैत्र सिंह ने मालवा के शासक थे देवपाल परमार,
और गुजरात के धवल प्रसाद और लवण प्रसाद को भी बहुत बुरी तरह से हराया था। एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ जेत्र सिंह की, 1248 में इल्तुतमिश का पुत्र दिल्ली के तत्कालीन शासक नासिरुद्दीन ने भी मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया था, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बाप जो मेरे पिताजी थे वो मरते हुए एक ही बात कहते कि मैं जीवन भर मिस करूंगा किसको, मेवाड़ को, है ना। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेवाड़ से बदला जरूर लेना। तो 1248 में इल्तुतमिश का पुत्र जिसका नाम था नासिरुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण किया तो था, लेकिन कहानी उन्होंने सुनी हुई थी, जैसे मेवाड़ की सेना किसके ऊपर, नासिरुद्दीन की सेना पर टूट के पड़ती है तो वो फिर वापस भगते हैं, दौड़ते हैं और दौड़ के वापस चले जाते हैं। तो असफल आक्रमण जिसे अपन कह सकते हैं। अगला जो शासक है वो हम पढ़ेंगे रावल तेज सिंह। ये तो तेज सिंह ये वही था ना, मैंने आपको बताया था कि जेत्र सिंह का बेटा, और इसकी शादी होती है ना रूपा देवी के साथ में, चाचिंग देव की पुत्री। तो तेज सिंह, और तेज सिंह को पता है मैं भाग्यशाली मानता हूँ। तेज सिंह को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ क्योंकि हालांकि वीर भी था ये, और इसने अपना लोहा भी मनवाया था। उपाधियों का प्रारंभ करता जेत्र सिंह ने, इसलिए कहते हैं ना कि बाप के नाम से बेटा ऐश करता है, अर्थात बाप अच्छा कमा लेता है तो बेटा को तो उसका मिलता ही है। तो इनके पिताजी जो थे जेत्र सिंह, इन्होंने ऐसा आनंद किया था, अर्थात इस प्रकार से चारों तरफ तहलका मचा दिया था, ऐसा नाम वर्चस्व अपना फैला दिया था कि तेज सिंह के केवल नाम से लोग कांपते थे, दुश्मन कांपते थे। इसने महाराजाधिराज परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। किसने? तेज सिंह ने। और तेज सिंह के समय की खास बात बता दूं क्या? देखो मैं आपको बता देता हूँ, दो बातें आपको याद रखनी है। तेज सिंह के समय की दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो 1255 ईस्वी में, 1255 ईस्वी में तेज सिंह ने दिल्ली के शासक का नाम क्या है? तो दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद के विद्रोही भाई जिसका नाम था कुतलुग खां को शरण दी थी। इससे नाराज नासिरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण हेतु अपने सेनापति गयासुद्दीन बलवन को भेजा था, परंतु इसका यह आक्रमण भी असफल रहा। अर्थात अब की बार नासिरुद्दीन नहीं आया, उसको पता था पहले से भाग के जान बचाई है, और इसने फिर जले पे नमक और छिड़क दिया था। पता है क्या? अरे इसने नासिरुद्दीन महमूद का विद्रोही भाई था कुतलुग खां, उसको शरण दे दी, बोले आजा। अब डबल नाराज हो गया नासिरुद्दीन, इसने खुद तो नहीं आया लेकिन इसने अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था गयासुद्दीन बलवन को, और वो भी असफल आक्रमण रहा, अर्थात वो वापस चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, 1260 में दो घटना होती है। 1260 में दो घटना होती है। दो घटना कौन कौन सी होती है बता दो गुरुजी। तो दो घटना मैं आपको बता देता हूँ। 1260 में दो घटना हुई थी। पहली, कमल नामक चित्रकार ने, कौन थे चित्रकार? कमल नामक चित्रकार ने ताड़ वृक्ष के पत्ते पर मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना आहड़ में की थी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये समझिए कि पहला चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का, ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक, ऐसी पुस्तक जिसमें लिखने के अलावा चित्र भी बने हो, ऐसी पहली बार पुस्तक जो लिखी गई थी वो 1260 में कमल नामक चित्रकार ने लिखी थी। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। और एक बात बता दूं, पहले कागज नहीं था, तो प्राचीन समय में जो चित्र बनते थे वो किस पर बनते थे? अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप कल्पना करो कि दीवारों पे बनते थे, पत्थरों पर बनते थे, कागज पर बनते थे। नहीं, उस समय केवल और केवल ताड़ वृक्ष का पत्ता और लकड़ी दोनों पर चित्र बनाए जाते थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ताड़ वृक्ष के पत्ते पर पहला मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसकी रचना कहाँ की? चित्तौड़ में नहीं, आहड़ में, जो राजधानी क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये आपको याद रखना है 1260 में। 1260 में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। 1260 में गुजरात के शासक बीसल देव ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें तेज सिंह ने बीसल देव को बुरी तरह से पराजित किया था, तथा इस विजय के उपलक्ष्य में तेज सिंह ने लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी। तीन बात याद की अपन ने। सबसे पहले तेज सिंह को उपाधियों का प्रारंभ करता 1260 में
मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना भी तेज सिंह के शासनकाल में होती है। इसके अलावा 1260 में ही बीसल देव ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तेज सिंह ने बीसल देव को बुरी तरह पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में तेज सिंह ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है, याद रखना, उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी। और 1255 में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि नासिरुद्दीन महमूद के विद्रोही भाई जिसका नाम था कुतलुक खां, उनको इन्होंने शरण दी थी। तो